हाँ, तो ये बायोलॉजी का ये चैप्टर नंबर 5 है, हमारा पर्यावरण, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हमारे चारों ओर जो वायु हैं, स्थल है, चट्टान है, पेड़ पौधे और अन्य जीव जंतु हैं, उसके सम्मिलित रूप को ही पर्यावरण कहा गया है। और इस पर्यावरण का प्रभाव जीव जंतुओं पर व्यापक रूप से पड़ता है, क्योंकि पर्यावरण के अंतर्गत ही कोई भी जीव अपना भोजन प्राप्त करता है और विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं के संपादन में विभिन्न प्रकार के जो पदार्थों की आवश्यकता होती है, उसकी आपूर्ति पर्यावरण के द्वारा ही किया जाता है। तो पर्यावरण शब्द का अगर अर्थ पूछा जाए या परिभाषा पूछा जाए, तो आप लोगों को ऐसा बताना पड़ेगा कि हमारे चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न जैव एवं अजैव कारकों के सम्मिलित रूप को पर्यावरण कहा गया है। और प्रत्येक जीव पर्यावरण से ही अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों को प्राप्त करता है और उसका उपयोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है। उदाहरण के लिए अगर वायु नहीं हो तो कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि वायु का उपयोग प्रत्येक जीव सांस लेने के लिए करते हैं और उसके शरीर के अंदर अनेक प्रकार के क्रियाओं का संपादन होता है। वैसे ही जल है, जल का भी हमारे लिए बहुत अधिक महत्व है। इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके होइएगा और जानते होइएगा कि जल जीवन के लिए कितना आवश्यक है। तो पर्यावरण के प्रत्येक कारक जो होते हैं, वह उन कारकों का मनुष्य के जीवन में और इसके साथ साथ अन्य जीव जंतुओं के जीवन में भी इसका विशेष महत्व पाया जाता है। तो पर्यावरण के अंतर्गत जैव और अजैव दो प्रकार के कारकों को रखा गया है। इस आधार पर मैं पर्यावरण के प्रमुख घटक कितने होते हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर यही होगा कि पर्यावरण के घटकों को मोटे तौर पर दो वर्गों में बांटा गया है। एक को कहते हैं जैव पर्यावरण और एक को कहते हैं अजैव पर्यावरण। जैव पर्यावरण क्या है? यानी जैव पर्यावरण का मतलब होता है कि पर्यावरण में यानी हमारे चारों ओर परिवेश में पाए जाने वाले जितने भी जीवित पदार्थों पाए जाते हैं या जीवित पदार्थों के सम्मिलित रूप को ही जैव पर्यावरण कहा गया है। जैव पर्यावरण में मुख्य रूप से पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को सम्मिलित किया गया है। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वह जीवित होता है, यानी सजीव पदार्थ हुआ। और जीव जंतु हुआ, जीव जंतु में सब जीव जंतु आ जाएंगे, उसमें मनुष्य भी आएगा, जानवर भी होंगे, छोटे कीट और सूक्ष्म जीवाणु भी होगा। तो इसके सम्मिलित रूप को ही हम जैव पर्यावरण के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से अजैव पर्यावरण होता है। अजैव पर्यावरण मतलब हुआ अजीवित कारक। तो अजीवित कारक क्या है? मिट्टी, जल, खनिज पदार्थ, वायुमंडलीय तापमान, जिसके अंतर्गत ताप, औसत तापमान जो होती है, आर्द्रता, हवा, इस सब को एक साथ सम्मिलित किया गया है। तो अजैव पर्यावरण के तहत अजीवित कारकों को सम्मिलित किया गया है, जो विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में जैव पर्यावरण को यानी जीवित कारकों को सहायता प्रदान करती है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि जैव पर्यावरण के तहत जितने भी जीव जंतु होते हैं वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं। उपयोग करने के क्रम में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो व्यक्ति के लिए या अन्य जीवों के लिए अनुपयोगी होता है या अवशिष्ट पदार्थ होता है। उन अवशिष्ट पदार्थों को फेंक देते हैं और जिसे ये अवशिष्ट पदार्थ या बेकार पदार्थ जो होता है उसे हम अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं। मैंने पर्यावरण में पाए जाने वाले अनुपयोगी और बेकार पदार्थों को ही कहा गया है अवशिष्ट पदार्थ। ये अवशिष्ट पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा गया है जैव निम्न करणीय पदार्थ और एक को कहा गया है जैव अनिम्न करणीय पदार्थ। अब जैव निम्न करणीय पदार्थ क्या है? तो जैव निम्न करणीय पदार्थ के तहत उन पदार्थों को सम्मिलित किया गया है जो पदार्थ सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा अपघटित होता है या उसका पुनः चक्रण संभव होती है। उन पदार्थों को हम जैव और
निम्न करणीय पदार्थ कहते हैं। यानी जिसका सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा अपघटन संभव होगा उसे जैव निम्न करणीय पदार्थ कहा गया है। जिसके इसके अंतर्गत जीव जंतु और अन्य जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को सम्मिलित किया गया है। ये पदार्थ सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा अपघटित किया जाता है और सूक्ष्म जीवाणु उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं और पुनः प्रकृति को विभिन्न प्रकार के पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। अब अजैव निम्नकरणीय पदार्थ होता है या अनिम्नकरणीय पदार्थ होता है, या इसे अजैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं या उसको हम अनिम्नकरणीय पदार्थ भी कह सकते हैं। अनिम्नकरणीय पदार्थ वह पदार्थ है जिसका सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा अपघटन संभव नहीं होती है। जिन पदार्थों का सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा अपघटन संभव नहीं होगा वे पदार्थ पर्यावरण में प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न करती है और अन्य जीवों के लिए यह हानिकारक होता है। इन पदार्थों को हम कहते हैं अजैव निम्नकरणीय पदार्थ या अनिम्नकरणीय पदार्थ, जैसे प्लास्टिक, शीशा या अन्य रासायनिक पदार्थ होते हैं। इन रासायनिक पदार्थों को सूक्ष्म जीवाणु अपघटित नहीं कर सकता है, यह ज्यों का त्यों रहता है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि प्लास्टिक एक महत्वपूर्ण समस्या बन गई है। आजकल लोग प्लास्टिक की वस्तुओं का अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसको पर्यावरण में अगर छोड़ दिया जाए तो लाखों वर्षों में यह स्वयं नष्ट नहीं होगा। कुछ लोग इसे जला देते हैं तो जलाने से हानिकारक गैसें बाहर निकलती है। यह गैस वायु प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न करता है और यह हानिकारक गैस अगर किसी के शरीर में या जीवों के शरीर के अंदर श्वसन क्रिया के क्रम में चला गया तो उस शरीर के अंदर जो है हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है, जिससे जीव जंतु के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उसकी मृत्यु होने की संभावना होती है। तो ये जैव और निम्नकरणीय पदार्थ जो है वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। इस क्रम में एक क्वेश्चन आ जाता है कि जैव आवर्धन किसे कहते हैं। तो जैव आवर्धन उसे कहा गया है जिसके तहत हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। आजकल आप लोग जानते होइएगा कि रासायनिक पदार्थों का उपयोग अधिक मात्रा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाने लगा है। जैसे कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करते हैं, उर्वरक का उपयोग करते हैं। ये रासायनिक पदार्थ पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का निर्माण करता है। उन खाद्य पदार्थों में इन विषैले रासायनिक पदार्थ का अंश आ जाता है और उसका उपयोग जो जीव करता है उसके शरीर के अंदर वो रासायनिक पदार्थ पहुंच जाता है। जब उसके शरीर के अंदर ये रासायनिक पदार्थ पहुंच जाता है तो शरीर के अंदर उसके पाचन की क्रिया संभव नहीं हो पाती है और न ही वो शरीर से बाहर निष्कासित हो पाता है। इस स्थिति में वह जमा होते जाता है। तो जीव के शरीर में जब रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला के माध्यम से प्रवेश कर जाती है और वो धीरे धीरे जमा होने लगता है तो इस प्रक्रिया को ही जैव आवर्धन कहा गया है। जैव आवर्धन भी जीव जंतुओं के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और इसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके संदर्भ में सबसे पहले अमेरिका में पता चला था कि एक औरत का जो ऑपरेशन किया गया उसके पेट का, तो उसके गॉल ब्लैडर से डीडीटी का अंश प्राप्त हुआ था, जिससे वैज्ञानिक लोग चौंक गए और ये सोचने लगे कि आखिर इसके शरीर में इतनी मात्रा में ये डीडीटी कहाँ से आ गया है। फिर वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और उसके आधार पर उन्होंने बताया कि ये जितने भी रासायनिक पदार्थ होते हैं या कीटनाशक रसायन हो या उर्वरक हो जिसका हम लोग कृषि के क्षेत्र में उपयोग करते हैं, वह आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाती है या अपनी पादप उत्पाद में चला जाता है या जीव जंतु उसे खाते हैं तो उसके शरीर के अंदर चला जाता है। उससे पुनः प्राप्त होने वाले उत्पाद में उन विषैले जीवाणु यानी रसायनों का अंश आ जाता है और यह रासायनिक पदार्थ पुनः जीव के शरीर में जाकर के जमा होने लगता है। अधिक मात्रा में या अगर ये विषैले पदार्थ जमा हो जाएंगे तो उस स्थिति में उसका शरीर पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, यानी दुष्प्रभाव पड़ता है। लोग बीमार हो जाते हैं, अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो जाती है जिससे समय से पूर्व ही वे मृत्यु के गोद में सो जाते हैं। तो इस प्रकार से जैव आवर्धन जो है वो जीव मंडल के लिए बहुत ही हानिकारक माना गया है।
अब देखिए क्वेश्चन है कि जीव मंडल किसे कहते हैं या जीव मंडल किसे कहा गया है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के सम्मिलित रूप को ही जीव मंडल कहा गया है। यानी जितने भी जीव जंतु हैं, जीव जंतु का तात्पर्य हुआ सजीव प्राणी। तो सजीव के तहत आप लोग जानते होइएगा कि जितने भी सूक्ष्म जीवाणु हैं, पेड़ पौधे हैं, कीट पतंग हैं, जिस जीवाणु कुछ ऐसे भी जीवाणु है जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम उसे देखते हैं। तो इन वस्तुओं को, इन जीव जंतुओं को कहा गया है, को जीव मंडल के तहत ही सम्मिलित किया गया है। तो जीव मंडल की परिभाषा परिभाषा संक्षिप्त में हम यह दे सकते हैं कि पृथ्वी का वह भाग जहां जीव जंतु पाया जाता है उसे हम जीव मंडल कहते हैं। जीव मंडल के संदर्भ में ऐसा बताया जाता है कि समुद्र तल से 600 मीटर ऊपर और समुद्र तल से 10,000 मीटर नीचे के क्षेत्रों में जीव जंतु का अस्तित्व पाया जाता है। इसके सम्मिलित रूप को ही हम जीव मंडल कहते हैं। अब देखिए जीव मंडल को कई छोटे छोटे इकाइयों में बांटा गया है और इन इकाइयों को पारितंत्र कहा गया है। तो पूछा जाएगा कि पारितंत्र किसे कहते हैं। तो जीव मंडल के सूक्ष्म इकाइयों को या जीव मंडल को छोटे छोटे इकाइयों में विभाजित किया गया है और इन इकाइयों को पारितंत्र के नाम से जाना जाता है। पारितंत्र में जो विभिन्न कारक पाए जाते हैं, जैव कारक या अजैव कारक, सभी कारकों के बीच अंतः क्रियाएं संपादित होती है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक जीव अपने विभिन्न जैविक क्रियाओं की पूर्ति करते हैं और उसका उपयोग अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करते हैं। तो यह यानी प्रत्येक जीवों के बीच अंतःक्रियाएं संपादित होती है और इन अंतःक्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति अपना भोजन प्राप्त करता है और विभिन्न पदार्थों का उपयोग करता है। इन पारिस्थितिक तंत्र में हम ऐसा देखते हैं कि जितने भी जीव जंतु होते हैं उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक को कहते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो ये उत्पादक किसको कहा गया है, माने वे जीव जो प्राकृतिक पदार्थों से अपना भोजन संश्लेषित करता है उसे हम उत्पादक कहते हैं। और जो जीव प्राकृतिक पदार्थों से अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकता है, अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य जीवों पर आश्रित होता है, उसको उपभोक्ता कहते हैं। तो देखिए उत्पादक के अंतर्गत पेड़ पौधों को सम्मिलित किया गया है, क्योंकि प्रकृति में पेड़ पौधा ही एक ऐसा जीव है जो प्राकृतिक पदार्थों से अपना भोजन संश्लेषित करता है। तो इन प्राकृतिक पदार्थों के तहत हम देखते हैं कि जैसे जल, पानी, खनिज लवण आदि पदार्थ जो है वो पेड़ पौधे जमीन से अवशोषित करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण करता है। इसलिए पेड़ पौधों को उत्पादक कहा गया है। प्रकृति में जितनी भी आहार श्रृंखला होती है उस आहार श्रृंखला का प्रारंभ उत्पादक से ही होता है और इसीलिए पौधे को ट्रांसड्यूसर भी कहा गया है, क्योंकि प्रकृति में पेड़ पौधा ही एक ऐसा जीव है या सजीव है जो प्राकृतिक पदार्थों को संश्लेषित करके उससे अपना भोजन प्राप्त करता है और विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण करता है और इन पदार्थों का उपयोग विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अन्य जीवों के द्वारा किया जाता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव होते हैं सभी जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे पर ही आश्रित होते हैं। यानी पेड़ पौधा ही ऐसा जीव है जो प्राकृतिक ऊर्जा को जो है वह अन्य ऊर्जा के रूप में, अस्थायी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग अन्य जीव जंतुओं के द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि हरे पेड़ पौधे को ट्रांसड्यूसर भी कहा गया है, यानी परिवर्तक भी कहा गया है। अब देखिए दूसरा होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब हुआ उपभोग करने वाला, यानी पेड़ पौधों से प्राप्त पदार्थों का जो उपभोग करने वाले अन्य जितने भी जीव जंतु होते हैं उन जीव जंतुओं को उपभोक्ता कहते हैं।
उपभोक्ता के तहत सूक्ष्म जीवाणुओं को या उपभोक्ता के अंतर्गत जो है जीव जंतुओं को सम्मिलित किया गया है। इसमें ये उपभोक्ता भी प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहा गया है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी भी कहा गया है, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत जो जीव होते हैं वे पेड़ पौधों का उपयोग अपने भोजन के रूप के लिए करता है, या अपने भोजन के रूप में पेड़ पौधे या उससे प्राप्त उत्पाद का ही उपयोग करता है, जैसे गाय, बैल, बकरी, भैंस आदि जीव जो हैं, जो पूर्ण रूपेण हरे पेड़ पौधों पर आश्रित होता है और उसका उपयोग भोजन के रूप में करता है। इसीलिए वह प्राथमिक उपयोगिता भी कहलाता है और साथ साथ उसको हम शाकाहारी जीव भी कहते हैं। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता के तहत मांसाहारी जीवों को रखा गया है, जो प्राथमिक उपभोक्ता का उपयोग भोजन के रूप में करता है, यानी गाय, भैंस, बकरी आदि को जो खाता है। यानी कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अन्य जीवों का शिकार करके या उसे मार कर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उन जीवों को मांसाहारी जीव भी कहा गया है या उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। इसके तहत चीता और शेर को सियार, लोमड़ी, शेर, चीता आदि को सम्मिलित किया गया है, क्योंकि ये अन्य जीवों का शिकार करके उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। और एक होता है ये तृतीयक उपभोक्ता। तो तृतीयक उपभोक्ता के तहत उन जीवों को रखा गया है जो जीव मृतक जीव जंतुओं को अपघटित करके उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता की भी 3 श्रेणियां होती है: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी जीव आते हैं। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत मांसाहारी जीव आता है, और तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत मुख्य रूप से वे जीव आते हैं जो उच्च श्रेणी के होते हैं और उसे सर्वोच्च उपभोक्ता भी कहा गया है, जैसे शेर और चीता। तो शेर और चीता जो है वह मांसाहारी जीवों को भी मार करके उसका उपयोग भोजन के रूप में करता है। एक अन्य जीव है जिसका नाम है अपघटक। तो अपघटक के अंतर्गत उन जीवों को रखा गया है जो जीव मृतक जीव शरीर को अपघटित करके उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, या मृतक पेड़ पौधे जो होते हैं उसके शरीर को अपघटित करता है और उसे अपघटित करके उसका उपयोग भोजन के रूप में करता है, और जो पदार्थ बचता है यानी उसे जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ के रूप में परिवर्तित करके पुनः पृथ्वी को प्रदान कर देता है, जो मिट्टी में घुल मिल जाती है, और फिर उसका उपयोग जो है वो पेड़ पौधों के द्वारा कर लिया जाता है। तो ये तो जैविक घटक हुआ पारितंत्र का। अब देखिए अजैविक घटक के अंतर्गत मिट्टी, जल, वायु, कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ एवं सूर्य का प्रकाश, तापमान और आर्द्रता को सम्मिलित किया गया है, जिसका प्रभाव जीव जंतुओं के शरीर पर पड़ता है। अब देखिए जीव जंतुओं इस पारितंत्र में विभिन्न पदार्थ जो होते हैं, ये विभिन्न घटकों के बीच अंतःक्रियाएं संपादित होती है, और इन अंतःक्रियाओं के माध्यम से ऊर्जा का जो है वह स्थानांतरण होता है या प्रवाह होता है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उसका भी प्रवाह होता है। इस क्रम में एक होती है आहार श्रृंखला। पारितंत्र में आहार के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव के शरीर में होता है। जैसे उदाहरण के लिए घास, हरिन और बाघ को ले सकते हैं। तो घास जो है वो प्राकृतिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करता है, अतः यह उत्पादक हुआ। घास को हरिन खाती है, तो हरिन जो हो गया वह प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा, और घास से जो एनर्जी होता है वह एनर्जी हरिन के शरीर में आ जाता है। फिर हरिन को अगर बाघ खाता है तो हरिन के शरीर से जो एनर्जी है वो बाघ के शरीर में स्थानांतरित होती है। यानी भोजन के माध्यम से ये ऊर्जा का प्रवाह जो होता है उसे ही हम आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला
के क्रम में एक आहार जाल भी होता है। आहार जाल मतलब हुआ जब आहार श्रृंखला आरी तेछे जुड़ करके एक जाल की तरह संरचना का निर्माण करता है, तो उसे हम आहार जाल कहते हैं। आहार जाल के तहत एक एक ही पदार्थ जो होता है उसको कई जीव खाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम घास को ले लें तो घास को हरिण भी खाता है। घास को जो है मनुष्य भी घास का उपयोग करते हैं अपने भोज्य पदार्थ के रूप में। उसी प्रकार से यानी पादप उत्पाद का उपयोग अपने भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं। उसी प्रकार से पौधों में कुछ सूक्ष्म कीट होता है, वह कीट भी उससे भोजन प्राप्त करता है। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि एक नेटवर्क यानी जाल की तरह संरचना का निर्माण होता है विभिन्न उपभोक्ताओं का जब जीव मंडल में, तो उसे आहार जाल कहते हैं। इसी क्रम में एक होता है आहार पिरामिड। जब आहार श्रृंखला में पाए जाने वाले विभिन्न घटकों को एक पिरामिड के रूप में दर्शाया जाता है, जो नीचे से ऊपर की ओर होता है, इसको हम कहते हैं आहार पिरामिड। तो ये आहार पिरामिड के माध्यम से भी ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में होता है। अब देखिए, इस संसार में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। सूर्य से जो ऊर्जा विकिरण ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है उसका उपयोग पेड़ पौधों के द्वारा किया जाता है। फिर पेड़ पौधा उस ऊर्जा को संग्रहित करके विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण करता है और उन पदार्थों का उपयोग अन्य जीव जंतु के द्वारा किया जाता है। फिर पेड़ पौधा से उस ऊर्जा का प्रवाह जीव जंतु के शरीर में हो जाता है। अब देखिए, इस क्रम में ऊर्जा का की कितनी मात्रा जो है वह स्थानांतरित होती है, इसके संदर्भ में लिंडेमान नाम के एक जैव वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक चरण में मात्र 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और बाकी 90% ऊर्जा जो है वह अपने जैविक क्रियाओं के संपादित करने में प्रत्येक जीव कर लेते हैं। जैसे सूर्य से अगर मान लिया जाए 100 कैलोरी ऊर्जा आ रहा है, तो पेड़ पौधे उसे ग्रहण करेंगे और ग्रहण करने के बाद 90% अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह शरीर के अंदर संचित करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे या जैविक क्रियाओं का संपादन करेंगे। मात्र 10% जो है उन पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद का जो भोजन करेगा उसके शरीर में ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। फिर उस जीव को मैंने अगर पेड़ पौधे को जो खा रहे हैं यानी प्राथमिक उपभोक्ता उसका उपयोग करता है, फिर द्वितीयक उपभोक्ता जब उसका उपयोग करेगा तो उसके शरीर में जा करके 10% का भी 10% यानी 0.1% एनर्जी जो है वो स्थानांतरित होगा। तो इस प्रकार क्रमिक रूप से आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण में मात्र 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और इसे लिंडेमान के 10% नियम के नाम से जाना गया है। तो इस जैव मंडल में ऊर्जा का स्थानांतरण इस क्रम में होती है। हालांकि देखिए, जैव मंडल में एक जैव भू रसायन चक्र संपादित होती रहती है। यह जैव भू रासायनिक चक्र क्या है? अजैव कारकों के रूप में जो विभिन्न पदार्थ होते हैं, इन विभिन्न पदार्थों का भी स्थानांतरण आहार श्रृंखला के माध्यम से या अन्य माध्यमों से विभिन्न जीवों के शरीर में होता है और इसे जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। इस चक्र के तहत कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, जल चक्र, फास्फोरस चक्र, गंधक चक्र आदि आता है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण चक्र है जल चक्र। तो यानी जल का जो अनवरत रूप से प्रवाह विभिन्न कारकों के बीच होती है उसे हम ये जल चक्र के नाम से जानते हैं। आप लोग जानते होइएगा कि इस धरातल पर जो जल पाया जाता है वह वाष्प के रूप में परिणत हो जाती है और वाष्प के रूप में बदलकर वह वायुमंडल में जाता है। इस क्रम में वहाँ बादल का निर्माण होता है, फिर जल के बूंद के रूप में जो है वो धरातल पर आ जाती है। इस प्रकार जल की आपूर्ति धरातल पर पुनः हो जाता है। इसी क्रम में धरातल पर पाए जाने वाले कुछ जल का उपयोग जीव जंतुओं के द्वारा कर लिया जाता है। जो जीव जंतु पेय पदार्थ के रूप में उसका उपयोग करते हैं या खाने पीने के लिए उसका उपयोग करते हैं।
यह जल उसके शरीर में चला जाता है। शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं के संपादन के क्रम में जल का उपयोग किया जाता है और फिर कुछ जल अवशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जो वायुमंडल को प्राप्त होती है और इस प्रकार से वह धरातल पर जल की पुनः आपूर्ति हो जाती है। जो जल शरीर के अंदर संचित होता है वो मरने के बाद उसका शरीर का जब अपघटन होता है तो शरीर सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा अपघटित कर दिया जाता है और अपघटित करने के पश्चात जो है वो पुनः धरातल को जल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से जल का जो पर्यावरण में या पारितंत्र में विभिन्न कारकों के बीच ये क्रमिक रूप से प्रवाह चलता रहता है, एक सर्किल चलती रहती है, इसे ही हम जल चक्र के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र होता है। इसमें नाइट्रोजन चक्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जानते होइएगा कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन का डायरेक्ट रूप से कोई भी जीव उपयोग नहीं कर सकता है। तो जिस समय में बिजली चमकती है उस समय में आकाश में जो है अत्यधिक परिमाण में ऊर्जा का निर्माण होता है या ऊष्मा का निर्माण होता है। इस ऊष्मा की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करता है और जब वर्षा होती है तो वर्षा में वो घुल करके नाइट्रिक अम्ल के रूप में धरातल पर आ जाता है या नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में। तो अब ये जब धरातल पर आ गया तो धरातल पर आने के बाद सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। यह सूक्ष्म जीवाणु जो हैं उसको ग्रहण कर लेता है। इसमें राइजोबियम नाम का एक जीवाणु है जिसका इसमें विशेष योगदान होता है। राइजोबियम नामक जीवाणु दलहन पौधों के जड़ों में पाई जाती है। यह जीवाणु वायुमंडल से प्राप्त ये नाइट्रेट को क्या करता है तो यूरिया के रूप में परिणत कर देता है और धरातल में या नाइट्रोजनिक यौगिक के रूप में बदल करके धरातल में जमा कर देता है, जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और पेड़ पौधे उस नाइट्रोजन यौगिक का उपयोग कर लेता है और फिर अनेक प्रकार के पदार्थों का निर्माण करता है। उन पदार्थों का उपयोग करने के क्रम में अन्य जीवों के शरीर में आहार श्रृंखला के माध्यम से उस नाइट्रोजनिक यौगिक का स्थानांतरण होता है और जब कुछ ये नाइट्रोजन युक्त यौगिक जो होते हैं वो शरीर से अवशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया के रूप में या अमोनिया के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित होता है और पुनः धरातल को प्राप्त होती है या कुछ उसके शरीर के अंदर जमा हो जाता है। तो जब वो मरता है तो उसका शरीर का अपघटन जो है, मृतक शरीर का अपघटन जब सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है तब सूक्ष्म जीवाणु उसके शरीर को अपघटित करके पुनः वायुमंडल को नाइट्रोजन प्रदान कर देता है। तो इस प्रकार से जैव मंडल में नाइट्रोजन चक्र का संपादन होती है। इसमें पूछा जाएगा बराबर पूछा जाता है कि ये नाइट्रोजन चक्र के संपादन में सूक्ष्म जीवाणु की क्या भूमिका होती है। तो इसमें सूक्ष्म जीवाणु की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। अगर सूक्ष्म जीवाणु नहीं हो तो वायुमंडल के नाइट्रोजन का उपयोग नहीं किया जा सकता है और अगर आहार श्रृंखला में नाइट्रोजन नहीं आए तो हमारे शरीर की कोशिकाओं का भी निर्माण नहीं होगा, क्योंकि शरीर की कोशिका के निर्माण में जो शरीर का एक ये शरीर निर्माण करने वाले तत्व के रूप में माना गया है प्रोटीन, और इसकी आपूर्ति नाइट्रोजन युक्त पदार्थों से ही होता है। तो इस प्रकार से ये जितने भी जीव हैं उसके शरीर के निर्माण में नाइट्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके प्रारंभिक चरण में सूक्ष्म जीवाणु का ही विशेष महत्व माना गया है। तो ऐसा पूछा जाता है कि फसल चक्र के क्रम में हम दलहन पौधे क्यों लगाते हैं या दलहन पौधे लगाने से क्या फायदा होती है। तो दो धान्य फसलों के बीच एक दलहन फसल जो लगाया जाता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फसल चक्र। फसल चक्र का उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि उसके जड़ में राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है और ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करके उसे नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करके जमीन में जमा कर देता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और पौधों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होता है और पेड़ पौधों का विकास होता है। तो इस प्रकार से फसल चक्र क्या है और इससे क्या लाभ है, आप इसको भी जान लिए होइएगा। अब देखिए, एक है कि ओजोन परत।
तो आप लोग जानते होइएगा कि वायुमंडल के सबसे ऊपरी भाग में ऑक्सीजन का एक अपरूप है जिसको हम ओजोन के नाम से जानते हैं। यह ओजोन हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि अगर ओजोन परत नहीं हो तो सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें होगी वह धरातल तक आ जाएगी, और धरातल तक अगर ये परावैंगनी किरणें आ गई तब अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगी। सबसे पहले लोगों के आंख में जो मोतियाबिंद होते हैं या त्वचा कैंसर नामक रोग हो जाएगा। सूरज का रोशनी शरीर पर जहां जहां पड़ेगा वहां जल जाएगी और त्वचा कैंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये परावैंगनी किरणें हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हैं। पेड़ पौधों को भी इससे क्षति पहुंचती है। समुद्र में या जल में रहने वाले जो जीव हैं, मछली या समुद्री जीव, उसको भी वह प्रभावित करता है, और ये डीएनए के अणुओं को भी प्रभावित करता है। इससे आनुवांशिक रोग भी उत्पन्न हो सकता है या होता है। तो परावैंगनी किरणें जो है हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, और इन किरणों को रोकने का काम जो है ओजोन परत करता है, और ओजोन परत उन किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण धरातल पर वो नहीं पहुंचती है और हम लोगों को इतनी अधिक गर्मी को नहीं झेलना पड़ता है, या उस गर्मी से हम लोग बच जाते हैं। ओजोन परत का आजकल क्षय होता जा रहा है। हम लोग क्लोरोफ्लोरो वर्ग के हाइड्रोकार्बन का उपयोग अधिक से अधिक मात्रा में कर रहे हैं। फ्रिज का उपयोग किया जा रहा है, फेन उत्पादक पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण जो है ये ओजोन परत की क्षय हो रही है। तो हमें ओजोन परत के क्षय को रोकने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के लिए गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और जीवों का जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार से और अन्य चक्र भी होते हैं, जैसे कार्बन चक्र हैं और नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र। तो इस सब के बारे में आप लोग शायद जान लिए होइएगा। अगर हम आशा करते हैं कि हमारे पर्यावरण में जितने भी महत्वपूर्ण कारक हैं उसकी प्रकृति और उसके उपयोग के बारे में भी, और उसके से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों को आप लोग हल कर सकते हैं। कार्बन चक्र जो होता है वह कार्बन, आप लोग जानते ही होइएगा कि एक प्रकृति का सार्वभौम तत्व है, जो कि स्वतंत्र रूप से तो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन यौगिक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न जीव जंतुओं के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से कार्बन चक्र का संपादन एक और तो पदार्थ के रूप में यानी कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में होता है, जो आहार श्रृंखला के माध्यम से एक जीव शरीर से दूसरे जीव शरीर में जाते हैं, और अंत में अपघटक जो होता है उसके शरीर को अपघटित करके पर्यावरण को पुनः कार्बन प्रदान कर देता है। और एक कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है, जो कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के क्रम में करते हैं और पुनः ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उस ऑक्सीजन को जीव जंतुओं के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है श्वसन क्रिया के क्रम में, और फिर व्यक्ति ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो इस प्रकार से भी एक सर्किल संपादित होती है, यानी चक्र संपादित होता है, जिसको हम कार्बन चक्र के नाम से जानते हैं। तो आप लोग इसको भी जान लिए होइएगा।